हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की 8वीं क्लास है और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम से। तो देखिए, स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम यानी स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय क्या बताती है कि वास्तविक साधन आय पर वस्तु कीमतों में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे दो वस्तुएं हैं, जैसे हम एक मान लेते हैं गेहूँ और दूसरी हम मान लेते हैं घड़ी। और उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन है श्रम और पूंजी। जैसे गेहूं के उत्पादन में श्रम क्या है? श्रम प्रचुर साधन है और पूंजी है दुर्लभ साधन है। यानी श्रम का अधिक प्रयोग होता है और पूंजी का कम प्रयोग होता है। और श्रम को क्या मिलता है? श्रम को मिलती है मजदूरी और पूंजी को मिलते है ब्याज। तो इसको हम आर से दर्शाते हैं। अब देखिए क्या बताता है स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय। वास्तविक साधन आय पर वस्तु कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव, यानी वस्तु कीमतों में परिवर्तन। यानी जैसे गेहूं है, गेहूं की कीमत अगर बढ़ गई है तो इससे जो उत्पादन के साधन क्या है? श्रम और पूंजी। तो इनकी जो आय, यानी श्रम की आय क्या है? मजदूरी। और पूंजी की आय क्या है? ब्याज। तो मजदूरी और ब्याज में क्या परिवर्तन होता है? अगर गेहूं की कीमत बढ़ गई है तो वेज में वृद्धि होगी या कमी होगी? रेंट, ये जो ब्याज है, ब्याज में कमी होगी या वृद्धि होगी? तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कौन बताता है? स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय। अब देखिए, साधन कीमत। स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम साधनों की वास्तविक आय के लिए कीमतों में हुए परिवर्तनों के परिणाम की जांच करता है। ये क्या करता है? कीमतों में ये जो गेहूं है, घड़ी की कीमतों में जो परिवर्तन हुए, इनकी परिणामों की जांच करता है। अब जो हमने साधन कीमत सामान्यीकरण पहले पढ़ा था, तो साधन कीमत सामान्यीकरण सिद्धांत क्या बताता है कि आय के अनुपात को वस्तु कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध स्थापित करता है। देखिए, साधन कीमत सामान्यीकरण सिद्धांत साधन आय के अनुपात को वस्तु कीमतों में होने वाले परिवर्तनों से संबंध स्थापित करता है। यानी देखिए, हमने साधन कीमत सामान्यीकरण प्रमेय में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर हमने लिया W/R, यानी यहाँ पर क्या लिया? साधनों की कीमतों का अनुपात। और इधर हमने क्या लिया था? PX/PY, यानी वस्तु कीमत अनुपात लिया। यानी साधन कीमत अनुपात और वस्तु कीमत अनुपात के बीच संबंध को बताता था हमारा साधन कीमत सामान्यीकरण सिद्धांत। परंतु स्टोपलर-सैमुअल्सन सिद्धांत व्यक्तिगत आय से वस्तु कीमतों में होने वाले परिवर्तन को बताता है। अब ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जो पूरा जो स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम है, इसकी महत्वपूर्ण लाइन है और इसी में हम समझ सकते हैं कि स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम क्या है। तो देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि यदि दो वस्तु अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है उसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रचुर साधन की कीमत बढ़ जाएगी और दुर्लभ साधन की कीमत गिर जाएगी, और विलोम से भी। अब देखिए, इस लाइन को मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया? दो साधन और दो वस्तु अर्थव्यवस्था। अब दो वस्तु क्या मानते हैं हम? जैसे हमारे पास वस्तु है गेहूं और घड़ी। और उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन है श्रम और पूंजी। और श्रम को क्या मिलता है? श्रम को मिलता है वेज, यानी मजदूरी। और पूंजी को मिलता है ब्याज, यानी आर। अब देखिए, दो साधन दो वस्तु अर्थव्यवस्था में। अब देखिए, गेहूं है, गेहूं क्या है? श्रम प्रधान वस्तु है। गेहूं क्या है? श्रम प्रधान वस्तु। और घड़ी है पूंजी प्रधान वस्तु। तो देखिए, दो साधन दो वस्तु अर्थव्यवस्था में यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी माना कि हम मान लेते हैं गेहूं जो है, गेहूं की कीमत क्या है? बढ़ गई है। गेहूं की कीमत क्या है? बढ़ गई। तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है उसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रचुर साधन की कीमत बढ़ जाएगी। यानी गेहूं की कीमत बढ़ी है तो गेहूं के उत्पादन में प्रचुर साधन क्या है? श्रम। तो श्रम की कीमत यानी वेज। तो वेज में क्या होगी? वृद्धि होगी, श्रम की कीमत बढ़ जाएगी। और दुर्लभ साधन क्या है? यहाँ पर पूंजी। तो दुर्लभ साधन की कीमत गिर जाएगी, यानी
आर में क्या हो जाएगी, कमी। यानी गेहूं की अगर कीमत बढ़ गई तो गेहूं के उत्पादन में प्रयुक्त प्रचुर साधन श्रम की कीमत बढ़ गई और दुर्लभ साधन पूंजी की कीमत घट गई। अगर मानना कि घड़ी की कीमत बढ़ गई तो यानी आर बढ़ जाएगा और डब्ल्यू घट जाएगा। तो ये है हमारे स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय का अर्थ, कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ गई है उसके उत्पादन में प्रचुर साधन की कीमत बढ़ जाएगी और दुर्लभ साधन की कीमत घट जाएगी। यह है हमारा स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय। इसको हम आगे और समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस यानी मान्यताएं देख लेते हैं। तो देखिए, स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। दो देश जो परस्पर व्यापार करते हैं परंतु ये विश्लेषण ज्यामितीय रूप से एक ही देश तक सीमित है। यानी यहाँ पर क्या है, दो देश है लेकिन हम केवल एक ही देश का अध्ययन करेंगे। दो देश है लेकिन हम कितने, एक ही देश का अध्ययन करेंगे। यह देश केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन करता है, गेहूं और घड़ी। यहाँ पर दो वस्तु क्या ली गई है, गेहूं और घड़ी। एक वस्तु दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग नहीं होती, यानी गेहूं के उत्पादन में घड़ी का प्रयोग नहीं होता और घड़ी के उत्पादन में गेहूं का प्रयोग नहीं होता। यानी दोनों वस्तुओं में किसी भी वस्तु का प्रयोग मध्यवर्ती वस्तु का के रूप में नहीं किया जा सकता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग नहीं की जाती है और इन दो वस्तुओं का उत्पादन केवल दो ही साधनों श्रम और पूंजी से किया जाता है। उत्पादन के दो साधन क्या है, श्रम और पूंजी। दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन रेखीय और एक कोटि के समरूप है। यानी दोनों वस्तुओं के जो उत्पादन फलन किस प्रकार के होंगे, लीनियर और एक कोटि के समरूप होंगे। दोनों साधनों की पूर्ति क्या होगी, स्थिर। यानी दोनों साधन क्या है, श्रम और पूंजी। तो श्रम और पूंजी स्थिर मात्रा में होंगे और दोनों साधन पूर्ण रूप से नियुक्त होंगी। यानी श्रम और पूंजी जितनी भी है स्थिर मात्रा में है और दोनों क्या है, पूर्ण रोजगार में है। दोनों साधन क्षेत्रों के बीच गतिशील है परंतु देशों के बीच गतिशील नहीं है। यानी उत्पादन के जो साधन है श्रम और पूंजी, जैसे ये है हमारा देश, देश में कहीं भी गतिशील है लेकिन एक देश से दूसरे देश में गतिशील नहीं है। साधन एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। यानी साधन बाजार यानी श्रम और पूंजी बाजार, और वस्तु बाजार यानी गेहूं और घड़ियों के लिए जो बाजार है, दोनों बाजारों में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है। 10वीं हमारी मान्यता है, घड़ियों का उत्पादन सापेक्ष रूप से पूंजी गहन है। जो हमारी घड़ी है, घड़ी क्या है, वॉच। घड़ी क्या है, घड़ी है हमारी पूंजी गहन वस्तु। और हमारा गेहूं क्या है, गेहूं है श्रम गहन वस्तु। और अब देखिए, श्रम उत्पादन का प्रचुर साधन है और पूंजी दुर्लभ साधन है। घड़ियों को 11वीं मान्यता क्या है, जो श्रम उत्पादन का प्रचुर साधन है और पूंजी दुर्लभ साधन। ये किसके उत्पादन में है, गेहूं के उत्पादन में। दोनों देशों के बीच व्यापार की शर्तें क्या है, अपरिवर्तित। यानी व्यापार की शर्तें क्या होती है, स्थिर होती है। दोनों देशों के बीच व्यापार खुलने पर गेहूं की सापेक्ष कीमत क्या है, बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि गेहूं की कीमत बढ़ती है या घटती है, तो उससे जो भी पूंजी और श्रम है इनकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो दोनों देशों के बीच व्यापार खुलने पर गेहूं की सापेक्ष कीमत क्या है, बढ़ जाती है। यानी हम उस देश का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें क्या है, श्रम प्रचुर मात्रा में है और वह किसका उत्पादन करेगा, गेहूं का। तो ये थी हमारी मान्यताएं। अब हम आगे चित्र की सहायता से समझते हैं। अब देखिए, हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो ए बी उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ पर क्या है, ए बी उत्पादन संभावना वक्र है। ये है हमारा ए बी, जो हमारा देश का उत्पादन संभावना वक्र है। तो देखिए, व्यापार से पहले देश कहाँ पर है, देश अम बिंदु पर है। यहाँ पर हमने वाई अक्ष पर क्या लिया है, घड़ी ली है और एक्स अक्ष पर हमने गेहूं लिया है। तो देखिए, ये हमारा अम बिंदु पर देश है, ये हमारा ए और बी, ये क्या है, हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। और व्यापार से पहले अम बिंदु पर ये हमारी कीमत रेखा है। ये क्या है, हमारी कीमत रेखा है। अम बिंदु पर संतुलन है, ये कीमत रेखा है। अब देखिए, व्यापार के बाद क्या होता है, व्यापार के बाद ये हमारी कीमत रेखा हो जाती है। अन बिंदु पर व्यापार के बाद क्या होता है, अन बिंदु पर संतुलन है और
कीमत रेखा क्या है, कीमत रेखा हमारी हो जाती है P1 हो जाती। पहले हमारी कीमत रेखा P और P थी। तो देखिए इसकी तुलना में ये जो हमारी कीमत रेखा P की तुलना में P1 कीमत रेखा पर क्या है, इस पर देखिए हमारी क्या है, व्यापार खुलने के बाद यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले बंद, यहाँ पर क्या है बंद अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था खुलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या है, गेहूँ है। गेहूँ की कीमत क्या है, गेहूँ की कीमत बढ़ गई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और गड़ी की कीमत क्या हो गई है, गड़ी की कीमत घट गई है गेहूँ की तुलना में। तो गेहूँ की कीमत क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ गई है। तो देखिए गेहूँ की कीमत बढ़ गई है, तो यानी देखिए गड़ी के उत्पादन में कमी होने से, अब देखिए हमारी जो P1 लाइन है, यानी हम कहाँ से आ गए, अम बिंदु से अन पर आ गए, यानी हमारी कीमत रेखा P से क्या हो गई, P1। तो P1 पर गेहूं की कीमत क्या है, बढ़ गई। गेहूं की कीमत क्या है, बढ़ गई है। और गड़ी की कीमत क्या है, गड़ी की कीमत कम हो गई। अब देखिए यहाँ पर देखिए अम बिंदु पर क्या है, अन बिंदु पर इतनी मात्रा में गड़ी का उत्पादन हो रहा था, और अन बिंदु पर केवल इतनी मात्रा में गड़ी का उत्पादन हो रहा है, यानी गड़ी का उत्पादन में इतनी कमी हुई। और अम बिंदु पर गेहूं का उत्पादन इतना हो रहा है, और अन्न पर गेहूं का उत्पादन इतना हो रहा है, यानी गेहूं का उत्पादन क्या है, गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ गया है और गड़ी का उत्पादन इतना कम हो गया है। अब देखिए गड़ी के उत्पादन में क्या है, कमी हुई है। तो गड़ी के उत्पादन में कमी होने से अधिक पूंजी व कम श्रम फ्री होगा। तो देखिए मैं इसको एक बार वापस समझाता हूँ आपको कि हमारी जो गड़ी है, गड़ी क्या है, गड़ी है श्रम पूंजी प्रचुर वस्तु। क्या है, पूंजी प्रचुर वस्तु। और गेहूं क्या है, श्रम प्रचुर वस्तु। अब देखिए अब हमारा गड़ी का उत्पादन इतना था, यहाँ पर आने पर इतना रह गया, यानी इतना उत्पादन रह गया, और इतना उत्पादन क्या है, कम हुआ। गड़ी के उत्पादन में इतनी कमी हुई। तो कमी हुई, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गड़ी के उत्पादन में पूंजी के अधिक प्रयोग हो रहा था और श्रम का कम प्रयोग हो रहा था। गड़ी के उत्पादन में हम गड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, पूंजी अधिक प्रयोग हो रही है। यहाँ पर गड़ी का जो उत्पादन कम हुआ, यहाँ पर पूंजी अधिक फ्री होगी, पूंजी अधिक फ्री होगी और श्रम कम फ्री होगा। तो देखिए गड़ी के उत्पादन में कमी होने से अधिक पूंजी और कम श्रम फ्री होगा। और अब देखिए गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से श्रम की मांग व पूंजी की मांग बढ़ेगी और श्रम की मांग अधिक बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर गेहूं का उत्पादन पहले इतना हो रहा था, अब इतना उत्पादन हो रहा है, यानी इतना उत्पादन हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या, हमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ेगी और कम पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे, अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर तो क्या अधिक पूंजी फ्री हो रही है और श्रमिक कम ही फ्री हो रहे, यानी यहाँ पर क्या होगी, श्रम की कमी हो जाएगी, श्रम की कमी और पूंजी की अधिकता हो जाएगी। तो देखिए गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से श्रम की मांग व पूंजी की मांग बढ़ेगी व श्रम की मांग अधिक बढ़ेगी। अतः उद्योग में अधिक पूंजी व कम श्रम की ओर स्थानापन्नता, जिससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटेगी और श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, श्रम अधिक मात्रा में चाहिए लेकिन श्रम क्या है, कम है, और पूंजी कम मात्रा में चाहिए लेकिन पूंजी क्या है, अधिक मात्रा में हो गई, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी, MP के घट जाएगी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता घट जाएगी और MPL यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी। अब देखिए ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि गेहूं है, गेहूं का उत्पादन क्या है, बढ़ रहा है और गड़ी का उत्पादन घट रहा है। तो देखिए गेहूं के उत्पादन से पूंजी की सीमांत उत्पादकता घट गई, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता घट गई, यानी पूंजी को जो मजदूरी मिलेगी या पूंजी को जो उसका मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ब्याज कम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पुरस्कार इनकी सीमांत उत्पादकताओं पर निर्भर होता है। MPL बढ़ेगा, यानी मजदूरी बढ़ जाएगी, वेज बढ़ जाएगी। तो देखिए गेहूं की कीमत बढ़ने से वेज बढ़ गई है और ब्याज दर कम हो गई, यानी गेहूं के उत्पादन में प्रचुर साधन क्या है, गेहूं के उत्पादन प्रचुर साधन है श्रम की मजदूरी बढ़ जाएगी, और दुर्लभ साधन क्या है, पूंजी का ब्याज कम हो जाएगा। तो यही है हमारा
स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय।